हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हमने यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। आज हम पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं ईएमएफटी का। गॉस लॉ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें से मैक्सवेल इक्वेशन था। यहाँ से तुम अच्छे से मैक्सवेल इक्वेशंस करते चलना, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में लगभग पूरा का पूरा मैक्सवेल इक्वेशन ही भरा पड़ा है। ठीक है, तो अभी से तैयारी करते चलोगे तो बाद में तुम्हें बेनिफिट होगा। और हाँ, यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और डेरिवेशन ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल ही आते हैं। थ्योरी पे बहुत कम ही क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, जहाँ तक हमने भी पेपर दिया है तो ज़्यादा थ्योरी आया नहीं है इस चैप्टर से। तो न्यूमेरिकल पे फोकस करना, जैसे मैं करते चल रहा हूँ इसे करते चलना, न्यूमेरिकल बहुत तेज़ी हो जाएगा। और ये तुम्हारा सिलेबस रहा है, देख लेना। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे चलता हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हो, और लाने में जो वर्क किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। यानी जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन करते हैं उस चार्ज पे, उन्हीं दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारा मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिसको तुम निकालते हो, जिसे रेजिस्टेंस में निकालते हो, तो इस तरह से पोटेंशियल निकालते हो यहाँ का, पहले हाइयर माइनस लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लेते हैं। हालांकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर कहते किसे हैं, कि इन्फिनिटी से अगर कोई चार्ज तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हो तो उसको लाने में वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वर्क क्या करना पड़ेगा? देखो, जब हम यहाँ से इसको चार्ज को इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हमें उतना वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, ये लगभग अपने आप ही चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एक बार हमने इसको क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया। हालांकि जो भी तुम चार्ज लेकर आओगे वो एक्सेलरेशन में नहीं होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म फोर्स नहीं लगना चाहिए। हर जगह जहाँ फोर्स लगा रहे हो वहाँ पे सेम लगना चाहिए। तो जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आओगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किससे होती है, वो भी चार्ज से होती है। हो सकता है वो प्लस चार्ज होगा, हो सकता है माइनस चार्ज होगा। अब तुम प्लस चार्ज लेकर आ रहे हो, इसके एरिया में तुम पास पहुंच गए, अब इंटर करने वाले हो, तो प्लस चार्ज वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो उसके अंदर तुम्हें लाने के लिए उसके अपोजिट क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तुम अपोजिट फोर्स लगाओगे, और फोर्स यूनिफॉर्म लगाना है, यानी एक बार फोर्स लगाते जा रहे हो इसका फोर्स, और तुम्हारा फोर्स जब बराबर हो जाएगा तब भी ये क्या करेगा, अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद थोड़ा सा तुम्हारा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने लगेगा। फिर उसके बाद तुम्हें फोर्स को इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है, ना ही डिक्रीज करना है, यानी एक्सलरेट उसको नहीं करना है, कांस्टेंट एक्सलरेशन के साथ लेकर जाना है। तो ये जब अपोजिट फोर्स लगाओगे तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, चार्ज में हो सकता है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डीएल होता है। और तुम पढ़े हो, जब हम फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। ठीक है, वर्क डन कहलाता है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, चार्ज लाए यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज लाए, नेगेटिव चार्ज है तो वो अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तुम अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हालांकि अपोजिट मिलेगा, लेकिन उसे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट लाओगे तो वहाँ से वर्क डन हो जाएगा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो कि हमारा पूरे सिलेबस में यही कॉन्सेप्ट रहेगा, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने बना दिया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कोई चार्ज रखा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी कोई चार्ज प्रेजेंट है, ऑलरेडी कोई चार्ज परसेंट है, मान लेते हैं पॉइंट ए पर। अब इसको मुझे एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है, मान लेता हूँ पॉइंट बी पर लेके जाना है। तो पहले ही जब एक कोई चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज को एक जगह दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो हमें और फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो या निगेटिव, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप समझ गए होगे मेरी बातों को। तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में हमें फोर्स करना पड़ेगा, जिससे डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क डन मिल जाता है। यानी इस चार्ज पर हम जो वर्क करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वी ए बी कहते हैं। वी ए बी क्या बता रहा है, चार्ज को हम ए टू बी के पास ले जा रहे हैं, यानी पोजीशन ए से बी तक ले जा रहे हैं।
तो जब भी पोटेंशियल हमें निकालना रहता है तो हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल माइनस करते हैं। यहाँ पे जब हम चार्ज को ए से बी लेके जा रहे हैं, ए से बी ले जाने का मतलब ये है कि बी पर हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है। क्योंकि चार्ज इधर हम लेके जा रहे हैं, चार्ज को हम ए से बी के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जब ए से बी के डायरेक्शन में चार्ज लेके जाओगे तो चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहता है, करंट बहता है। और हम पढ़ चुके हैं कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बहता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो बी होगा पोटेंशियल हाई होगा, तो हम वी बी माइनस वी ए कहते हैं। और इसका जो नोटेशन होता है वो भी बताता है, जो बाद में उसको पहले लिखना है माइनस फिर जो उसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कहानी रही पोटेंशियल डिफरेंस की। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, जो कि तुम्हें पहले से ही पता होगा। अब हम डेरिवेशन करते हैं कि मान लो कोई चार्ज हमें दिया हो तो हम कैसे पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पोटेंशियल क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बस मैग्नीट्यूड से काम चलता है, हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब मान लो जैसे एक चार्ज है पॉइंट ए पर, उसको मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा रहा हूँ। ओके, इसको ध्यान से समझना, ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा पोटेंशियल का। अब यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ से मुझे इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाना है। मान लेता हूँ अगर मैं ए से बी लेके जा रहा हूँ तो मतलब बी का जो पोटेंशियल होगा वी बी ज़्यादा होगा, तो इसको मैं 4 वोल्ट ले लेता हूँ और वी ए को मैं 2 वोल्ट ले लेता हूँ। ओके, अब मैं ए से बी पर गया तो मुझे क्या पोटेंशियल मिल जाएगा, वी ए बी, जो कि मैं निकाल लूँगा वी बी माइनस वी ए। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2, यानी मुझे 2 वोल्ट पोटेंशियल मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैं ए से बी गया, अब मान लो ए से बी गया फिर वहाँ पे रेस्ट नहीं किया, फिर मैं बी से ए आ गया। जब बी से ए आ गया, हालांकि पॉसिबल नहीं है, मान लो मैंने फोर्स लगा के उसको वहाँ पे ढकेल दिया, ठीक है। जब मैं बी से ए जाऊँगा तब मैं कैसे कंसीडर करूँगा, अब मान के चलूँगा कि जो मेरा ये पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, हायर पोटेंशियल है। तो यहाँ से जो मेरा पोटेंशियल निकलेगा, बी टू ए गया हूँ तो वी ए माइनस वी बी, यही जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4, तो ये आएगा -2। यानी अगर देखा जाए तो अगर किसी पॉइंट से तुम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो और वहाँ से फिर वापस चले आ रहे हो तो वैल्यू तो तुम्हें सेम मिलेगी, ठीक है, वैल्यू सेम मिलेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे ए टू बी जाना है या बी टू ए आना है तो ये दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे लेकिन अपोजिट साइन में बराबर होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें तुम्हें जानने लायक ये है कि जो पोटेंशियल होता है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ पे डिपेंड न करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, यहाँ से मुझे चार्ज को ए टू बी लेके जाना है तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं कुछ इस तरह से भी जा सकता हूँ, मैं कुछ इस तरह से भी जा सकता हूँ, ए टू बी जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से भी जा सकता हूँ। तुम चाहे जैसे जाओ, नाचते हुए जाओ, गाते हुए, रोते हुए, जैसे भी जाओ, लेकिन कभी भी इसकी वैल्यू वी ए बी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे इस रास्ते से जाओ चाहे इस, क्योंकि ये हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। यानी अगर फाइनल वैल्यू 4 है, इनिशियल वैल्यू 2 है, तो हमेशा इसकी वैल्यू 2 आएगी चाहे कोई भी रास्ता तुम चूज कर लो, ठीक है। तो ये कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इतनी चीज़ याद समझ में आ गई तुम्हें? तो चलो आगे चलते हैं। अब मान लो जैसे क्वेश्चंस आ जाएगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये भी मैं तुम्हें यहीं पे बता दे रहा हूँ। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, मुझे चार्ज दिया रहेगा, चार्ज की वैल्यू दिया रहेगा और मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना होगा, ठीक है। मान लेते हैं क्यू चार्ज दिया है मुझे और मुझे पोटेंशियल निकालना होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन करो। और यहाँ पे मुझे पॉइंट दिया है इसका x1 कामा y1 z1, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है x2 कामा y2 कामा z2 कामा। तो यहाँ से यहाँ मुझे जाना है तो मुझे क्या करना होगा, इनके बीच की डिस्टेंस से जाननी होगी, ठीक है। डिस्टेंस हम निकालना जानते हैं, x2 माइनस x1 इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका होता है कि जो कोऑर्डिनेट दिया गया है तुम्हें उसको तुम वेक्टर में बदल लो। अब वेक्टर में कैसे बदलोगे, देखो मैंने तुम्हें पोजीशन वेक्टर बताया है कि किसी भी पॉइंट को अगर तुम्हें वेक्टर में बदलना है तो पोजीशन वेक्टर उसका ले लो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से हम लेते हैं, यानी उसके वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि हम पोजीशन वैल्यू कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से, जिसकी वैल्यू 0,0 होती है। तो यहाँ की जो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आर ए आ जाएगा। आर ए क्या आ जाएगा, x1 माइनस 0 जो कि x1 ए एक्स कैप हो जाएगा। फिर उसी तरह से प्लस y1 माइनस 0 यानी y1 ए वाई कैप हो जाएगा, प्लस z1 माइनस 0 z1
तुम्हारा ए जेड कैप हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बी का पोजीशन वेक्टर निकालूं तो कुछ इस तरह से जाएगा जो कि आर बी होगा। ये भी हम लिखना सीख चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। तो यही कॉन्सेप्ट आगे लगने वाला है। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि कैसे हम कोई चार्ज दिया होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल को। तो ये रहा डेरिवेशन, देख लेते हैं। मान लो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर क्या लेके जाना है, चार्ज लेकर जाना है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात हो रही है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी तो वहाँ पे चार्ज का जो रोटेशन होगा, मूवमेंट होगा, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी बात होगी। तो ये पूरा पोटेंशियल तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ये ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज हो रही है, ना ही डायरेक्शन में टाइम के साथ। ठीक है, ये मत समझना कि ये बाहर रखा गया है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। ठीक है, उस तरह से मैंने बना दिया, लेकिन बाहर नहीं रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रखा गया है। पेपर में जब भी बनाना तुम उसको अंदर बनाना। तो मान लो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कोई क्यू चार्ज लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे क्यू मिसिंग है, तो क्यू चार्ज को मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाना है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना है। और मैं बात जानता हूँ वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब मुझे क्यू दिया गया है और लेकिन मुझे W निकालना है। तो W बराबर हम जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज को लेके जाऊँगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों लगाना पड़ेगा मैं बता चुका हूँ। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे पूरी जर्नी में हमारा फोर्स क्या रहने वाला है, वो पूरा पूरा यूनिफॉर्म रहने वाला है, क्योंकि एक्सीलरेशन हमें नहीं देना है। ओके, विदाउट एक्सीलरेशन को चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। तो मान लो मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा पाथ लेता हूँ, बहुत छोटा सा, जो कि डीएल होगा। अब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो भी एफ होगा, पूरे पाथ में जो फोर्स होगा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा पाथ लेकर वहाँ पे फोर्स और उस पाथ का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मुझे वर्क डन मिल जाएगा। अगर मुझे वर्क डन जो मिल जाएगा वो मान लेते हैं छोटा ही वर्क डन होगा, जो कि एफ इंटू डी एल होगा, यही होगा। तो मैं अगर एक छोटे से पाथ का वर्क डन निकाल सकता हूँ तो ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो तुम्हारा, उसका मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मुझे टोटल नहीं मिल जाएगा वर्क। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करूंगा, ए टू बी कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डब्लू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ डी एल। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। एफ की वैल्यू हालांकि ये बाद में लिखना था, पहले लिख दिया गया है। तो मैंने पहले वर्क डन निकाला। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया है, माइनस साइन इसलिए आया है कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स पहले से प्रेजेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो वही डायरेक्शन बताने के लिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। अब मैं क्या करता हूँ, एफ बराबर हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ से अगर मुझे फोर्स चाहिए तो मैं क्यू इंटू ई निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, तो इसी वैल्यू को मैंने एफ की जगह रख दिया है। ठीक है, तो क्यू ई इंटू डी एल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से, हालांकि ये पहले ही मैं लिख चुका था। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू क्या है तुम्हारा, क्यू स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, क्योंकि यहाँ जो भी चेंज होगा तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में होती है, ई एक्स ई वाई ई जेड, ये एक्चुअली वेक्टर भी है, तो वेक्टर डायरेक्शन में भी डिपेंड करता है। चार्ज तुम्हारा क्या होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड रखता है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जब बाहर निकाल लिए तो मैंने क्या कर दिया, मुझे v चाहिए तो मुझे पता है w मेरे पास है, और q को मैंने बाहर निकाला तो डिवाइड कर दूंगा तो मुझे v मिल जाएगा। अभी कहाँ से कहाँ तक, a टू b मिल जाएगा, क्योंकि ए टू बी हम जा रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने डब्ल्यू अपॉन क्यू कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे वोल्टेज मिल गया क्या, वी ए वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डी एल। ठीक है, ये याद रखना, ये अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे हम इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चार्ज के थ्रू चाहिए कि हमें चार्ज दिया है, केवल क्यू चार्ज दिया है, उससे हम वोल्टेज निकालना चाहते हैं। ठीक है, वोल्टेज बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही मतलब समझ लेना, बार बार उतना बोलना थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। तो हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज के लिए, हालांकि जो लेके जा रहे हूँ पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते हैं, जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसके बीच की जो दूरी है वो आर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये जो दूरी है, ये दूरी हम कैसे निकालते हैं, इनके बीच कोई वेक्टर रहा होगा, आर वेक्टर रहा होगा। आर वेक्टर तो याद करो हम पोजीशन वेक्टर से भी निकालते थे, यानी अगर मैं पोजीशन वेक्टर ए का लूँ, जो अभी तुम्हें पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उसके बाद हम कैसे निकालेंगे, तो पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, उस तरह से हम क्वेश्चन निकालते हैं। या दूसरा चीज़ कह सकते हो, अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है तो डायरेक्ट यहाँ का कोऑर्डिनेट लो और यहाँ का कोऑर्डिनेट लो, माइनस कर दो, उससे भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन डेरिवेशन तुम्हें इसी तरह करना है, क्योंकि ये तुम्हारे बुक में ऐसे ही दिया है। ओके, अगर मैं आगे की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है कि आर ए
आर बी अब किसका काम करने लगेगा, पॉइंट ए का और पॉइंट बी का। यानी जो हम लिमिट लगाए थे ए और बी, अब वो लिमिट हमने किस में चेंज कर दिया है, आर ए और आर बी में, इसका इस पॉइंट का यूज करके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिमिट को भी चेंज करूँगा ए टू बी आगे अपने अनुसार, ठीक है, सुविधा अनुसार। तो यहाँ पे मैंने ई की वैल्यू रख दिया है और डी एल हमें पता है, जैसे ई की वैल्यू मैंने ए आर डायरेक्शन में ले लिया है, मान लिया हूँ कि ये डायरेक्शन आर की डायरेक्शन है, जो कि ए आर, ठीक है, ए आर डायरेक्शन मैंने मान लिया है। तो मुझे डी एल भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा डी आर मैग्नीट्यूड इंटू ए आर का डायरेक्शन, यही होगा। इन सब को मैंने पुट कर दिया, ई की वैल्यू पुट कर दी है, डी एल की वैल्यू पुट कर दी है, ए आर डॉट ए आर की वैल्यू 1 होती है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है क्यू, बाकी ये सारे कांस्टेंट है। तो मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 1/r² बचा। विथ रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डी आर के लिए, तो ये वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे लिमिट ए टू बी जो है अब हम चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने आर को सीन में ले लिया है, तो पोजीशन वेक्टर का यूज करेंगे आर ए टू आर बी, ठीक है, 1/r²। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो -1/r आएगा और लिमिट हमारा आर ए टू आर बी जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r आर ए टू आर बी, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट पहले रखा तो 1/r बी माइनस लोअर लिमिट 1/r ए। अगर ये तो तुम्हारा एक फार्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो एक्सपेंड करने पर मुझे क्या मिल रहा है, इस ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये एक वोल्टेज की तरह काम कर रहा है, यानी पॉइंट बी पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा वी वी, वो उसकी बात कर रहा है, और ये जो वैल्यू है ये वी ए की बात कर रहा है। तो यहाँ पे वी ए भी क्या हो जाएगा, वी वी माइनस वी ए, यानी यहाँ का जो वैल्यू रहता है माइनस कर देंगे ए से, जो पहले वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अगर मान लो एक से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, थोड़ा सा चीज़ें समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये तो हमने लिमिट से निकाल लिया, आर 1/r बी माइनस 1/r ए, ये आर बी यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर बी यानी यहाँ की बात कर रहे हैं, और आर ए यहाँ की बात कर रहे हैं। हमने पोजीशन वेक्टर में चेंज कर दिया और यहाँ की बात कर रहे हैं। यानी जब भी मैं माइनस कर रहा हूँ, अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इसका पोजीशन वेक्टर है या जो भी कोऑर्डिनेट है, उसका पहले मैं ले रहा हूँ, फिर उसके बाद इससे माइनस कर रहा हूँ। अगर ध्यान दे रहे होगे तो अपॉन में करके, ठीक है। तो उसी तरह से अगर एक से ज़्यादा चार्ज हो जाए, मान लो मुझे यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, पॉइंट वो मान लेता हूँ, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है Q1 Q2 Q3 इसी तरह से Qn द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से मैं Q1 को लेके जाऊँगा, यहाँ पे यहाँ ऑफ कोर्स कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी तो यहाँ पे कोई भी वर्क होगा ही नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी तभी तो तुम वर्क करोगे, उसके अपोजिट फोर्स लगाओगे, जब रहेगी नहीं तो कोई फोर्स ही नहीं लगाओगे तो कोई तुम्हारा वर्क ही जनरेट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, तो यहाँ पे जब तुम लेकर जाओगे तो इसके थ्रू जब भी तुम पोटेंशियल निकालोगे तो वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है Q1 अपॉन यहाँ का पोजीशन वेक्टर, यानी मैं मान लेता हूँ वो तुम्हें दिया है R, और यहाँ का दिया है R1, ये R2, ये R3 डॉट 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 RN, सारे क्या हैं, पोजीशन वेक्टर दिए हैं या तुम्हें कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो उससे भी हम क्वेश्चन में डील करेंगे, बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, बाद वाला मैंने कहा था जहाँ हमें निकालना है सबसे पहले उसको लेना है, जहाँ से तुम चार्ज को लेके आ रहे हो उसको लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका पूरा मैग्नीट्यूड वैल्यू, स्केलर वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से तुम Q2 को लेकर आओगे यहाँ पे, तो Q2 से निकालोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन आर, जहाँ लेके जा रहे हो आर वेक्टर माइनस जहाँ से लेके जा रहे हो इस पोजीशन से माइनस R2। इसी तरह से एन वाला लिखोगे तो वही वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। तो मेरे हिसाब से तुम समझ गए होगे कैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो माइंड में यही रखना कि सबसे पहले मुझे चार्ज को कहाँ से कहाँ लेकर जाना है, जहाँ लेकर जाना है उसका मुझे पोजीशन वेक्टर लेना है, जहाँ से मुझे लेकर जाना है उसको माइनस करना है, मैग्नीट्यूड लेना है, उसके बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन में मैं और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने क्यू चार्ज के थ्रू तो हमने देख लिया, ओके, कि क्यू चार्ज दिया रहेगा तो हमें पोटेंशियल निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, अब मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है और मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज, या वोल्टेज दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मुझे इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया है। सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो चार्ज रखी गई हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात हो रही हैं, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी मैं बात करूँगा समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही बात कर रहा हूँ। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी गई है,
ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रखा गया है पॉइंट ए पर, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक पाथ चूज कर लिया ये वाला, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मैं लेके गया चार्ज को फोर्स लगा के, जिससे मुझे मिलेगा वी ए बी। फिर मैंने क्या किया, बी से ए उसी चार्ज को लेकर आया तो मुझे मिलेगा वी बी ए। अब यहाँ पे देखोगे तो एक क्लोज पाथ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि वी ए बी किसके बराबर होगा, माइनस टाइम्स ऑफ वी बी ए। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा तो वी ए बी प्लस वी बी ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर ध्यान से देखो तो केवीएल भी हमने यही पढ़ा था क्या, कि अगर क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू जीरो मिलेगी, जो कि हमें मिल रही है। तो यही, हालांकि केवीएल में हम नहीं जा रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा है वोल्टेज निकालना। ओके, तो ये हमने देखा ये थ्योरी होती है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको मैंने मान लिया बराबर वी के, जो ये टोटल वोल्टेज, मैंने टोटल वोल्टेज को किसको मान लिया, वी के। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ई टाइम्स ऑफ डी। चूँकि यहाँ पे क्लोज लूप की बात हो रही है, जो क्लोज पाथ की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्लोज पाथ बना दूंगा, ठीक है, क्लोज लाइन इंटीग्रल हो जाएगा ये। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे v मेरा क्या है, जीरो है, v जीरो है तो क्या मेरा यहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टाइम्स ऑफ डी एल। तो यहाँ से तुम्हारी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तुम्हें जीरो मिल जाएगी। यही इक्वेशन तुम्हारा क्या कहलाता है, मैक्सवेल इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन कहलाता है इन इंटीग्रल फॉर्म में। और ये तुम्हें बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि अगर किसी क्लोज पाथ में तुम किसी चार्ज पे वर्क लगा रहे हो, यानी जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे आ रहे हो घूम के, तो वो हमेशा जो वर्क होगा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा, नेटवर्क हमेशा जीरो होगा। पढ़े भी होगे कि तुम काम करना स्टार्ट किए, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, कि एक पॉइंट ए से स्टार्ट किए, पॉइंट बी पर गए, फिर वापस ए पर आ गए, तो तुम्हारा वर्क डन जो होता है वो जीरो माना जाता है। तो ये इक्वेशन यही बता रहा है। हमने इंटीग्रल फॉर्म में मैक्सवेल इक्वेशन देख लिया है, अब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में देख लेते हैं। तो चूंकि ये क्या है, डॉट डीएल है, ये एक लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना जानते हैं बाय स्टोक थ्योरम। तो मैंने स्टोक थ्योरम लगा दिया है, उसमें क्या करते हैं कि लाइन इंटीग्रल को अगर मुझे सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है तो मैं कर्ल ले लेता हूँ, जो वेक्टर होता है। तो यहाँ पे मैं ई का क्या ले लिया हूँ, कर्ल ले लिया हूँ, और ई का कर्ल ले लिया हूँ, तो ई जो है तुम्हारा ये बराबर किसके, जीरो के। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं जीरो को क्या कर ले रहा हूँ, तुम्हारा इस तरह से लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। कोई मतलब ही नहीं, मतलब ये भी लिखोगे तो भी जीरो ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे मैं क्या करूँगा, सरफेस इंटीग्रल को दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, डेल क्रॉस ई बराबर किसके है, जीरो है। ये मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म में है। अब ये देखो, ये तुम्हारा इक्वेशन क्या बता रहा है कि जब भी कर्ल किसी वेक्टर का जीरो होता है तो वो क्या होता है, इरोटेशनल, यानी वो माना जाता है कि वहाँ पे कोई भी मूवमेंट हुई ही नहीं। अगर देखा जाए तो वर्क के हिसाब से यहाँ पे चार्ज का तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, जहाँ से गया वहाँ पे ही चला गया। लेकिन पार्टिकली में हुआ है, लेकिन यहाँ पे माना जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो इरोटेशनल है, मतलब वर्क जीरो हुआ है, और कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट यूनिट में तुम्हें बता चुका हूँ। यहाँ तक हमने मैक्सवेल इक्वेशन देख लिया है, लेकिन अब हम ई और वी में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो हमें पता है कि वी बराबर क्या होता है, माइनस ई टाइम्स ऑफ इंटीग्रल डी एल, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंटीग्रल को हटाना चाह रहा हूँ, तो दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मुझे पता है ई क्या होता है, ई जो होता है ई एक्स, यानी अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज करूँ तो ई एक्स, ई वाई और ई जेड, क्या यही होगा। तो ये वैल्यू मैंने ई की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। और मैं डी एल की बात करूँ तो डी एल भी बता चुका हूँ, एक्स का डायरेक्शन प्लस वाई का डायरेक्शन प्लस जेड का डायरेक्शन, ए जेड, यही हो गया। और डी वी की बात क्या है, डी वी क्या है, चेंज इन तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल में यहाँ पे चेंज हो रहा है, 3D में हम बात कर रहे हैं तो तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा, एक्स वाई जेड में भी हो रहा होगा। तो उसी तरह से हम इसको दर्शाने के लिए क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन क्या है, डी एक्स। देखो इजी वे में समझा रहा हूँ, ज़्यादा मैं मैथमेटिकल में नहीं जा रहा हूँ। उसी तरह से पोटेंशियल में चेंज हुआ है किसकी डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, तो मैंने वाई कर दिया है, रिस्पेक्ट टू वाई और डायरेक्शन वाई। फिर उसी तरह से पोटेंशियल में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन कौन सा होगा, डी जेड। तो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो पुट करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है। जब हम पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, कुछ इस तरह से वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे ए
ए एक्स के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करना, क्योंकि इनके साथ करोगे तो जीरो आएगा, तो सबके साथ करने का कोई मतलब नहीं। तो इसके साथ करूँगा, ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स मिलेगा, उसी तरह से ई वाई डी वाई मिलेगा, उसी तरह से ई जेड डी जेड मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ। अब जब मैं कंपेयर करूँगा तो ई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस इस टाइम इस साइड भेज दिया हूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस उस साइड भेज दूंगा तो कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिलेगा डी जेड बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी डेल जेड डी जेड। ओके, अगर मैं यहाँ से ई एक्स की बात करूँ यानी डी एक्स वाली कंपोनेंट का, तो ई एक्स मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। उसी तरह से ई वाई की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई, उसी तरह से ई जेड माइनस टाइम्स ऑफ डेल वी अपॉन डेल जेड मिल जाएगा। अब तीनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो मुझे क्या मिल गया, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, इस तरह से मुझे वैल्यू मिल गई है। ओके, अगर चाहो तो इसको कंपेयर करो या ना करो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, ये एक पोटेंशियल है। यहाँ जो वैल्यू आएगी ये हमारी ई की वैल्यू है, और उसके बाद ये जो वैल्यू होती है ये अगर निकाल दें तो ये ग्रेडियंट की वैल्यू होती है। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या होती है, ग्रेडियंट की। तो हमने क्या किया है, सिंपली जोड़ दिया है उसको, ये हमें वैल्यू मिल गई, इसको जोड़ा है तो हमें ये वैल्यू मिल गई, और माइनस निकाले हो तो सब प्लस में हो जाएंगे। अगर मैं इसको सिंपली इसे करूँ तो क्या ये वैल्यू मुझे नहीं मिल जाएगी, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये v को मैंने बाहर कर दिया, ये तुम्हें क्या डेल जैसा नहीं दिख रहा है, तो वही उसी की जगह पे मैंने डेल लिख दिया है, बाकी v मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी ये क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और तुम्हारी जो पोटेंशियल होती है वेक्टर का मैं क्या ले लूँगा, ग्रेडियंट ले लूँगा, और माइनस टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेशन आने के चांसेस होते हैं, इसलिए डेरिवेशन असेस करके जाना। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है कि 2 पॉइंट्स चार्जेस -4 नैनो कूलाम और 5 नैनो कूलाम को पॉइंट पे रखा गया है। ठीक है, तो 2 कामा -1 कामा 3 0 कामा 4 कामा -2 यहाँ पर इसको क्या किया गया है, रखा गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ये हमें समझ में आ गया कि 2 चार्जेस हैं, रखे गए हैं, और उसके बाद कह रहा है कि पोटेंशियल हमें निकालो कहाँ पे, इस रीजन पे। यानी यहाँ पे मान लेता हूँ मुझे पॉइंट ओ पर पोटेंशियल निकालना है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 कामा 1 कामा 1 कामा 0 कामा 1। और मुझे कहाँ कहाँ से निकालना है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है -4 नैनो कूलाम। ठीक है, यहाँ पे रखा है, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 2 कामा, मैं इमेजिनरी ले रहा हूँ, एक्चुअल नहीं बना रहा हूँ। ओके, एक यहाँ से लेके जाना है, एक मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 5 नैनो कूलाम है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 कामा 4 कामा -2। अब मुझे जब इन दोनों के थ्रू पोटेंशियल निकालना होगा ओ पे, तो सबसे पहले मैं इस चार्ज को यहाँ लेकर आऊँगा कि नहीं लेकर आऊँगा, जब यहाँ पर लेकर आऊँगा तभी वर्क करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे लेके आऊँगा, तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लेके आओगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसके थ्रू निकालोगे, 4 के थ्रू। मान लेता हूँ इसको क्या है, इसको Q1 मान लेता हूँ, और मैं इसको क्या मान लेता हूँ, Q2 मान लेता हूँ। तो Q1 के थ्रू जब निकालोगे तो V1 निकालोगे, क्या निकालोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फार्मूले में था। फिर जो तुम्हारा चार्ज है, चार्ज क्या है, -4 नैनो कूलाम, तो मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जब पॉइंट या वेक्टर दिया रहेगा तो जहाँ पे तुम्हें निकालना है, निकालना कहाँ है, यहाँ पर है, तो उसको क्या करोगे, उसको तुम माइनस कर दोगे किसमें, जहाँ से तुम्हें जो चार्ज तुम लेके आ रहे हो जहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ क्या है, 2 कामा -1 कामा 3। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म करके क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। उसके बाद तुम क्या लोगे, इसका मॉडल लोगे, जब मॉडल ले लोगे तो मैग्नीट्यूड तुम्हें मिल जाएगा। अब इसका मॉडल निकालते हैं, जैसे 2 में से 1 घटाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, -1। फिर उसी तरह से 0 में से -1 करोगे तो 1 मिल जाएगा, फिर 1 में से 3 को घटाओगे तो -2 मिल जाएगा। ये मॉड में चल रहा है। उसी तरह से तुम Q2 को लेकर आओगे, यहाँ पे Q2 को लेकर आओगे तो ये वाली वैल्यू माइनस करोगे ये वाली वैल्यू, तो तुम्हें इतनी वैल्यू मिल जाएगी मॉड के अंदर। अब मॉड कैसे निकालना है, हमें पता है कि अगर ये कॉमा में है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में सब चलेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी करेंगे, जो 1 दिया है 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन सब में कॉमन था तो मैंने बाहर निकाल लिया है। जब बाहर निकाल लिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू √6, इसकी वैल्यू √26। जब इसको तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो तुम्हें इतनी वैल्यू मिल जाएगी। ओके,
क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ और यहाँ पे ये नैनो कूलाम है, तो नैनो को अगर बाहर निकालोगे केवल कूलाम रखोगे, यानी नैनो कूलाम को मैं इसके साथ ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा -4/√6 प्लस 5/√26। नैनो कूलाम बाहर निकाल लिया हूँ। अब इसको कूलाम को नैनो को मैंने कूलाम में चेंज करना है, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू क्या करूँगा, नैनो को 10⁻⁻9 होता है, कूलाम बन जाएगा, -9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई किस में करोगे -4/√6 प्लस 5/√26। ये तुम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, तुम्हारी वैल्यू इसके आसपास आनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद एक आध दो अंक चेंज हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे। आगे चलता हूँ मैं, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं जो समझाया हूँ मैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि हमें फाइंड करना है एक ये का क्या मान लो कि राइट एंगल ट्रेंगल मान लो, यानी दोनों चार्ज को लो और उनको राइट एंगल ट्रेंगल मान लो। उसके बाद क्या करो, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस एट द कॉर्नर ऑफ ट्रेंगल। यानी अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाओगे, चलो मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ। अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हो इस तरह से, ठीक है, अगर तुम एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाओगे, यहाँ से ले लेता हूँ ABC, तो उसके 3 कॉर्नर होंगे, तो 3 कॉर्नर हैं तो 2 पे तो तुम्हारे 2 चार्ज हो जाएंगे, यहाँ पर 5 नैनो कूलाम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचा एक कॉर्नर बचा, इस कॉर्नर पे मुझे क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे चार्ज क्या है, क्योंकि फोर्स बराबर होता है Q1 इंटू Q2। अगर मुझे A पर रखे चार्ज के द्वारा C पर रखे चार्ज पर मुझे फोर्स निकालना है, तो दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी चार्ज होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि Q नैनो कूलाम चार्ज रहा होगा। कई बुक में या कई जगह 1 नैनो कूलाम भी ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, तो हम चाहो Q कर लो, बाद में 1 रख देना, ठीक है। और इनके बी और जो इसका कोऑर्डिनेट है 1 का, वो दिया है 2, -1, 1 और B का भी दिया है 0, 4, -2। लेकिन इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो x, y, z मान लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, A के द्वारा C पर लगे फोर्स निकालना है, तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का जो फोर्स लगता है उसी के डायरेक्शन में लगता है। उसी तरह से अगर B पर रखा जो चार्ज है उसके थ्रू मुझे C पे निकालना है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका जो फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये F1 हो जाएगा, ये F2। तो हमारे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो पैरेललोग्राम रूल से कुछ इस तरह से यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। ये जो फोर्स होगा किसके बराबर होगा, FA, यहाँ पे अगर मैं इसको FA ले लूँ और FB, तो FA प्लस FB के बराबर होगा। अब FA मुझे निकालना है, तो FA कैसे निकालूंगा, FA निकालूंगा Q1 जो कि यहाँ पे रखा है, यानी QA ले लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई QC, ये इसको मैं QC अगर मान लूँ तो मल्टीप्लाइड बाई QC हो जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इनके बीच की दूरी। अब दूरी तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पॉइंट दिया है, पॉइंट से हम दूरी निकालना जानते हैं। अगर मुझे RAC निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये सारी चीज़ें चलती हैं, प्लस क्या हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि पहले मैंने वेक्टर निकाला, उसके बाद मैंने डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। उन सब वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, मुझे FA मिल जाएगा। उसी तरह से मैं FB को कैलकुलेट करूँगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पे QB हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा RBC हो जाएगा। BC कैसे निकालेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में सब चलेगा, प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस z माइनस 2 का z प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू को मैं रख दूंगा, यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद यहीं पे मेरी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू हमें कुछ दिया ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, जितना मुझे दिया है उसी का इस्तेमाल करके हम इतना निकालें। तो देखो क्वेश्चन ईजी आते हैं, बस हम थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना सीखना, ठीक है। आराम से एग्ज़ाम में देखकर पेपर एकदम वो मत हो जाना नर्वस, फिर उसके बाद मन ही मन खूब गाली देने लगना, एक सब काम मत करना, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आराम से हो जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, फिर से वही पोटेंशियल दिया है। अब यहाँ पे दिया है आर, जो वैल्यू दी है अगर ध्यान से देखोगे तो आर थीटा और फाई में लग रहा है। आर थीटा फाई जैसे ही आता है हमें क्या याद आना चाहिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अभी XYZ देख रहे थे, अब आर थीटा फाई दिख रहे हैं, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि हमें डील किस में करनी है, स्फेरिकल में करनी है। ओके, तो वैल्यू कितनी दी है, 560/3 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा कॉस फाई। अगर नहीं दिख रही हो तो मैं बोल दिया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, हमें जो दिया है वो देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं निकालना क्या है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। पॉइंट भी देखोगे तो आर थीटा फाई में ही दिया है, तो हमें कैलकुलेशन पूरी किस में करनी है, आर थीटा फाई में। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट E टाइम्स के बराबर होता है, ठीक है। वेक्टर D बराबर ये होती है। तो अगर मुझे D निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, E चाहिए होगा।
अगर मुझे ई चाहिए तो यहाँ पे चार्ज चाहिए होगा, क्योंकि ई का हमने फार्मूला पढ़ा है 1/4πε0 Q/r² समथिंग इस तरह से हमने फार्मूला पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे कोई तो चार्ज है ही नहीं, यहाँ पर तो हमें वोल्टेज दिया है, तो वोल्टेज दिया है तब ई कैसे निकालें। अभी हमने रिलेशन पढ़ के आया है भाई, क्या रिलेशन पढ़ के आया है, ई बराबर क्या होता है माइनस डेल टाइम्स ऑफ वी होता है। वी हमें पता है और डेल हम कोऑर्डिनेट में लिखना जानते ही हैं, तो डेल की वैल्यू मैंने लिख दिया है पूरी मल्टीप्लाई करके डेल वी अपॉन डेल आर। ए आर के साथ कुछ नहीं आता है क्योंकि ये डिस्टेंस है। फिर ये थीटा आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो थीटा एंगल है तो उसके साथ आर भी आता है, तो 1/r कर दिया हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ, वो फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, ये जो हमने S1 S2 इस जो फार्मूला पढ़ा था इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट ऑफ इसके वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर निकालते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। तो उसी तरह से मैं क्या कर दूंगा, फाई के डायरेक्शन में वैल्यू पुट कर दिया हूँ, केवल वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। अब वी की वैल्यू मैं पुट करूंगा, जब वी की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में पुट करूंगा तो बाकी थीटा आर जो होंगे सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए थोड़ा कम लिखना पड़े तो जो पहले से ही कांस्टेंट था 560/3 उसको मैंने ए ले लिया है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, आर को हम अंदर कर देंगे। फिर जब हम थीटा में जाएंगे तो थीटा वेरिएबल रहेगा और बाकी सब बाहर आ जाएंगे। फाई में जाएंगे तो फाई केवल कांस्टेंट वेरिएबल रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना मुझे, डिफ्रेंशिएशन। जब 1/r का मैं क्या करूँगा, ये रही वैल्यू 1/r² का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो माइनस टाइम्स ऑफ 1/r³ मुझे मिल जाएगा। फिर उसी तरह से जब मैं यहाँ पे साइन 2 थीटा करूँगा तो कॉस 2 थीटा आएगा, फिर 2 थीटा करूँगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसको वैल्यू लिख दी। फिर उसके बाद फाई के रिस्पेक्ट में करूँगा कॉस फाई का तो माइनस साइन फाई आएगी, ये फाई की डायरेक्शन में मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। केवल वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे ई मिल गया है, यहाँ पे मैं इसको अरेंजमेंट नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंट दे दिया गया, मैं डायरेक्ट पॉइंट रख के यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। इसके जस्ट अगले वाले लाइन में जो अरेंजमेंट मैं करूँगा इससे अच्छा मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो मुझे डी निकालना है तो डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई होता है, तो एप्सिलॉन नॉट लिख दिया हूँ। लेकिन हमने अभी ई निकाला है, ई क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ इतनी वैल्यू है, तो माइनस टाइम्स ऑफ इतनी वैल्यू अब मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पहली वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है कि किस पॉइंट पे हमें निकालना है, 2, 90, 0। 2 क्या है, आर है, ये 90 क्या है, थीटा है, और फाई क्या है, 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो साइन 2 थीटा है। अगर साइन 2 थीटा में थीटा की जगह मैं 90 रखूँगा तो साइन क्या हो जाएगा, 180, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 आता है, तो मैंने सिंपली 0 रख दिया है। ये सब ऑब्जर्वेशन करते चलोगे तो कैलकुलेशन ईजी होता जाएगा। अब यहाँ पे ए मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद कॉस फाई, यानी फाई की जगह 0 डिग्री, कॉस फाई 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। फिर कॉस 2 थीटा, यानी थीटा की जगह 90 डिग्री तो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री होता है -1 की वैल्यू। यहाँ पे मैंने रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई क्या था, 2 था, तो मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिया। अपॉन क्या है, r², आर की वैल्यू 2 है तो अपॉन 4 कर दिया। फिर प्लस तीसरे वाले में जा रहे हैं। तीसरे में देखो यहाँ पे क्या है, साइन फाई, और फाई की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0, तो मैंने 0 रख दिया है। तो मुझे वैल्यू क्या मिली, ये वाली वैल्यू मिल गई है। तो इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, ए की जगह पे ये वैल्यू रख दूंगा 560/3 मल्टीप्लाइड बाई इसको कैलकुलेशन करूँगा यहाँ पे पूरा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1/2। पहले से माइनस ऑफ साइलेंट नॉट था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 2 से इसमें डिवाइड करूँगा तो 280 आएगा, अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ए थीटा की डायरेक्शन में पहले से वहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद डी की वैल्यू निकालूंगा तो 93.33 एप्सिलॉन नॉट ए थीटा की डायरेक्शन में आएगा। तुम चाहो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हो 8.85 10⁻⁻12, ठीक है। ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो कैलकुलेट कर लेना आगे। वैल्यू पुट कर दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने नहीं किया है, पुट करके कमेंट में बताना कि कितनी वैल्यू आई है, ज़रूर बताना। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इसी में एक क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन कहाँ का कैलकुलेट करना है, मूविंग चार्ज 10 माइक्रोकुलाम चार्ज, जो 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है उसके थ्रू हमें करना है वर्क डन, फाइंड आउट करना है। और कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट करो वर्क डन इन अ मूविंग 10 माइक्रोकुलाम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक कोई चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात हो रही है, तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि वह अगर नहीं होगी तो वहाँ पे वर्क डन 0 आ जाएगा। पॉइंट ए है, पॉइंट बी जिसका तुम्हें
कोऑर्डिनेट ये दे दिया गया है। अब तुम क्या कर रहे हो, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ से तुम्हें पॉइंट बी पर लेके जाना है, तो मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर लेके जाने में मुझे वर्क डन कितना लगा। अभी हमने पढ़ा है कि वर्क डन क्या होता है, वी बराबर पढ़ा है डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब क्यू की वैल्यू हमें पता है और यहाँ पे डब्ल्यू इंटू वी इंटू क्यू कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब वी की वैल्यू मुझे निकालना होगा, तो वी की वैल्यू तो दी गई है यार, ये वैल्यू दी गई है। पॉइंट ए पे अगर मुझे वी की वैल्यू निकालना है तो पॉइंट ए का मुझे कोऑर्डिनेट दिया है, रख दूंगा चुपचाप। पॉइंट बी पर मुझे वी निकालना है, वी भी निकालना है, तो पॉइंट बी पर दिए गए ये कोऑर्डिनेट को मैं इसमें रख दूंगा, तो मुझे वी ए और वी बी मिल जाएगा। तो मुझे वी क्या मिल जाएगा, वी बी माइनस वी ए। क्यों, क्योंकि हम ए टू बी जा रहे हैं तो हमें पता है हाइयर माइनस लोअर हमेशा करते हैं, तो यहाँ से मुझे वी मिल जाएगा, क्यू है ये, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे डब्ल्यू मिल जाएगा। वही यहाँ पे किया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोड़ दूँ इसको, सारी चीज़ें बता दिया हूँ। देखो पॉइंट रख दिया गया है, पॉइंट ए पर हमने क्या किया है, वी को कैलकुलेट किया है, वी की वैल्यू ये है। पॉइंट ए पर हमने सबसे पहले पॉइंट बी पर कैलकुलेट किया है जो कि ये है। सॉरी कोई पॉइंट यहाँ पे लिखने में गलत हो गया होगा, तो पॉइंट देख लेना है, क्वेश्चन में तुम्हें समझा दिया हूँ, बाकी देख लेना, ठीक है। पॉइंट देख लेना सही लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। पॉइंट ए क्या है तुम्हारा, सही है, पॉइंट बी क्या है वो भी सही है। पॉइंट ए पॉइंट बी यहाँ पर लिखा गया जो है वो सही है, ठीक है। ये जो है वी बी नहीं है, ये वी ए आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वी बी आएगा। तो ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम मिस्टेक हुआ है तो कैलकुलेट कर लेना, ओके। ये तुम्हारा वी बी आएगा, ये तुम्हारा क्या आएगा, वी ए आएगा। फिर उसके बाद जब तुम कैलकुलेट करोगे तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी कितनी वैल्यू आई है तुम्हारी 35 और वी ए कितनी वैल्यू आई है 80, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक है, वी ए होगा, कन्फ्यूज मत होना, ओके। आगे चलाओ, इसको मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेना तुम। ये क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें पोटेंशियल बता दिया है, वर्क कैसे निकालते हैं, कैसे पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं। यानी पोटेंशियल जब भी निकालना होगा तो हमें चार्ज को मूवमेंट कराना होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। उस पॉइंट पे तुम्हें दिया रहेगा कोऑर्डिनेट, फिर जहाँ से जा रहे हो वहाँ का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो जहाँ जाना है वहाँ का माइनस, जहाँ से जाना है वहाँ का माइनस कर दोगे तो तुम्हें उनके बीच की दूरी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। वोल्टेज हमें मिल जाएगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा तो हम फ्लक्स डेंसिटी निकाल सकते हैं, और फ्लक्स डेंसिटी ये सारी चीज़ें करके हम क्या वर्क डन भी निकाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो बना भी नहीं सकता, ठीक है। ज़्यादातर खेल करेगा तो कहाँ से करेगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट तुम्हारा सही होना चाहिए। जैसे अभी देखो आर्टिटा था, तो यहाँ पे कभी भी डाइवर्जेंस मत समझ लेना, डेल वी जो था वो हमेशा ग्रेडियंट है, ठीक है। अब डाइपोल की बात करते हैं, तो डाइपोल क्या होता है, जैसे कि तुम मैग्नेट पढ़े होगे, मैग्नेट में सुने होगे दो डाइपोल होते हैं, नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड और साउथ से अंदर जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि अगर एक चार्ज रख दोगे, इसका अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में इसको कितना भी तोड़ोगे, नॉर्थ साउथ तुम्हें मिलता ही जाएगा हर जगह। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जितनी इसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उतनी यहाँ पर भी होगी, जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पर भी होगी, यानी हर जगह बराबर होता है। उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे चार्ज लेना होगा जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि मैग्नेट में अगर देखा जाए तो जो अब हम लेते हैं नॉर्थ और साउथ दोनों क्या है, अपोजिट हैं। एक इधर जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ, इधर इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ, तो साउथ अंदर देखो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो इन दोनों का क्या रहता है, मैग्नीट्यूड बराबर रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम अगर हम डाइपोल बनाना चाह रहे हैं तो हमें एक बराबर चार्ज की ज़रूरत होगी। तो मैं मान लेता हूँ क्यू चार्ज ले लिया हूँ दोनों बराबर का। दूसरी चीज़ क्या होगी, दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट इन नेचर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दोनों थे तो अपोजिट नेचर मुझे बनाना है, तो एक को मैं प्लस ले लूँगा, एक को माइनस ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास दो ही चार्ज हैं। तो जब इस तरह के अरेंजमेंट को तुम एक बहुत छोटी दूरी पर, बहुत ही स्मॉल दूरी पर रखते हो तो तुम्हारा क्या कहलाता है, डाइपोल कहलाता है, ठीक है। तो ये लिखा गया है कि दो छोटे इक्वल चार्जेस को और अपोजिट चार्जेस को सेपरेटेड करते हो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के बीच, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और स्मॉल डिस्टेंस को 2a लिया जाता है, ये इसलिए लिया जाता है कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसको तुम d भी मान सकते हो। अब हमने डाइपोल तो देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि अगर मुझे इस डाइपोल का स्ट्रेंथ निकालना हो और डायरेक्शन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो निकालते हैं डाइपोल मूवमेंट से, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट बताता है कि तुम्हारा जो डाइपोल का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन
वो कितना है और किस डायरेक्शन में है, और इसको सिंपली निकालते हैं। जो तुम्हारा चार्ज है, जैसे ये तुम्हारा डाइपोल हो गया माइनस क्यू, इनके बीच डिस्टेंस 2 हो गया, तो किसी एक चार्ज का तुम मैग्नीट्यूड लो, साइन के साथ नहीं लेना है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया। इनके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ए एन का वेक्टर दे दोगे, ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। अगर तुम टू 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 ए को डी से चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, यूनिट होती है कूलाम मीटर। ओके, यहाँ पर दिख भी रहा है, डिस्टेंस मीटर होता है, चार्ज कूलाम में होता है, तो कूलाम मीटर ही होगा। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखो एक और डेरिवेशन आ गया। ये डेरिवेशन क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत चीज़ों से देख लिया है, चार्ज से दिखा, लाइन से देखा, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते ही जा रहे हैं। अब मान लो डाइपोल हमारे सीन में आ गया, तो डाइपोल से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें पोटेंशियल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक डाइपोल से। तो यहाँ पे किया क्या गया है, देखो ये जो बनाया गया थोड़ा फिगर सही नहीं है, इसको रुको मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ इस फिगर को। ओके, एक मिनट देना मुझे। चलो अब सही है। अब इसको मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। ओके, अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक डाइपोल ले लिया गया है जो कि होता है प्लस क्यू का माइनस क्यू का, ये डाइपोल मैंने ले लिया। अब डाइपोल का ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो यहाँ से मुझे पॉइंट पी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जिसकी दूरी है आर। ठीक है, अब जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज की वजह से मुझे दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेंगे। अगर मैं V की बात करूं तो हमें दो पोटेंशियल मिलेंगे, एक प्लस चार्ज के थ्रू मिलेगा, एक माइनस क्यू चार्ज के थ्रू मिलेगा। तो इन दोनों को मैं सम कर दूंगा तो मुझे टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू लिख दी है। अब मुझे चार्ज पोटेंशियल निकालना आता है, चार्ज के थ्रू क्या होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन जो इनके बीच की डिस्टेंस है, तो R1 R2 मैंने डिस्टेंस ले लिया है, ये वैल्यू मैंने मिला दी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1। उसी तरह से मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा Q-2 का, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R2। इसको सॉल्व करोगे और 1/4πε0 को मैंने K मान लिया है, K होता भी है, तो दोनों में क्या है कॉमन है, तो दोनों से मैं कॉमन ले लिया हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, दोनों में Q कॉमन है तो मैंने Q कॉमन ले लिया, बचा क्या 1/R, तो 1/R1 लिख दिया हूँ। फिर माइनस, यहाँ माइनस बचा था तो -1/R2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो मेरा जो आर है, ये वाली बीच वाली अगर दूरी है, ये क्या कर रही है, ये तुम्हारा इसके साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो अगर इस एंगल को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूँ ए से, ये वैसे भी बहुत छोटा है, ये एकदम मॉलिक्यूलर लेवल की बात चल रही है। ठीक है, हम समझ लो कि हम माइक्रोफोन में देख रहे हैं। तो अगर मैं आर को, इस डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूं तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई देना चाहिए, जो R1 R2 है लगभग आर के बराबर आ जाएंगे। यानी लगभग अगर मैं आर को कुछ इस तरह से यहाँ पे मान लो इधर कर दूँ तो तुम्हारा कुछ इस तरह से जाएगा R1, फिर इस तरह से R2, लगभग बराबर तुम्हें दिखाई देने लगेगा। अगर मैं आर को बोलूँ कि ये क्या है 25 आ रहा है, 25 डिस्टेंस है, तो R1 लगभग तुम्हारा क्या होगा, सॉरी R1 तुम्हारा लगभग मान लेता हूँ कि 4.99 के आसपास होगा। उसी तरह से R2 लगभग तुम्हारा 4.99 या 98 मान लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स बराबर ही आ जाएगा, 25 के अप्रॉक्स ही आ जाएगा। वही चीज़ लिखी गई है कि अगर R को मैं बहुत बड़ा कर दूंगा तो R1 R2 मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग R² के बराबर आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई तुम्हें। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि ये बहुत बड़ा किया गया है। ठीक है, फिर R² लिया गया है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर मुझे क्या निकलना है R2 - R1। अच्छा, ये चीज़ें मैं निकाल क्यों रहा हूँ, क्योंकि V बराबर क्या है 1/K/Q/1/R 1 - 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो R2
माइनस R1/R1R2 हो जाएगा। तो R1R2 मुझे चाहिए होगा, तो वो मैंने यहाँ से निकाल लिया है। फिर उसके बाद R2 माइनस R1 चाहिए होगा, तो अभी मैंने बताया लगभग बराबर हो जाएंगे, यानी ये सारे बराबर हो जाएंगे। तो अगर मुझे R2 माइनस R1 चाहिए, तो अगर बराबर रखूँ तब तो 0 आ जाएगा, तो मुझे कैलकुलेट करने की कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। लेकिन तो मैं क्या करूँगा, ये एक्चुअल में मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये वैल्यू है कितना। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा R1 R2, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ R2 मेरा क्या है, बड़ा है, हो सकता है R1 भी बड़ा हो, बस इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगा, माइनस साइन बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी मैं R2 बढ़ा ले लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं R1 के बराबर R2 पे एक लाइन खींचूंगा। मान लेता हूँ कि ये R1 है, तो इसके बराबर मेरा R2 इतना आ रहा है, यानी यहाँ की इतनी वैल्यू और इतनी वैल्यू क्या है, दोनों बराबर हैं, R1 R2 की वैल्यू भी बराबर है। यहाँ की जो वैल्यू बची है वही क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। ये वैल्यू जो एक्स्ट्रा आ रही है वो किसके बराबर हो जाएगी, यानी टोटल R2 है, तो टोटल R2 है, और ये इतनी वैल्यू जो है, इतनी R1 है, R2 में से R1 माइनस कर दूंगा तो ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो यही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये लाइन क्या किया, उसके बाद मैंने ड्रॉ कर दिया है। फिर ये जो मैंने एंगल बनाया, ये भी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि R जब बड़ा हो जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा, तो लगभग पैरेलल की तरह दिखाई देगा। तो जो थीटा एंगल इसके साथ हम बनाएंगे वही इसके साथ, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है डाइपोल का, ठीक है। तो ये थीटा एंगल हो जाएगा। अब यहाँ ये देखो, इन दोनों की ये वाली, ये इसकी लेंथ कितनी है, 2a है। अब ये एक लेंथ की तरह काम कर रहा है। ये जो हमने खींचा है ये परपेंडिकुलर खींचा है, ठीक है। अगर नहीं भी खींचा है तो भी कोई मतलब नहीं हमसे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें एक ये लाइन दिखाई दे रही होगी, एक ये लाइन, दो लाइन दिखाई दे रही है, यानी दोनों को वेक्टर की तरह समझो, थीटा एंगल बना है। अगर मैं इसको डिजॉल्व करना चाहूँ परपेंडिकुलर और बेस में, तो बेस में क्या हो जाएगा, बेस में हो जाएगा तुम्हारा ये वाली वैल्यू 2a, और जो थीटा के साथ जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो वही R2 माइनस R1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2a कॉस थीटा। तो हमने दोनों कैलकुलेट कर दिया है। अब दोनों के यहाँ पे पुट मैंने कर दिया। पुट करने के बाद जब मैं अरेंजमेंट किया हूँ Q इंटू 2a, अगर ध्यान से देखोगे तो Q क्या है, डाइपोल का तुम्हारा चार्ज है, मैग्नीट्यूड है चार्ज का, और 2a क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है। यही अभी हमने पढ़ के आया है कि वो होता है डाइपोल मोमेंट P के बराबर। तो इसकी जगह मैंने P की वैल्यू रख दी है। बाकी हमारा V बराबर आ गया KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरह से निकालते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी बात करेंगे, पोटेंशियल हमारे पास है, फील्ड हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं डाइपोल के थ्रू, तो E बराबर माइनस डेल V हम जानते हैं, V की वैल्यू इतनी निकाली है। चुपचाप हमें क्या करना है, इसको पुटअप कर देना। अब यहाँ पे सोच रहे हो कि R थीटा फाई क्यों लिया हूँ। अगर डाइपोल की बात करूँ तो डाइपोल बहुत छोटा है, क्योंकि डिस्टेंस लगभग मालिकुलर में बात करें हम, तो लगभग तुम्हारी आएगी 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स, या -15 या उससे भी ज़्यादा। तो बहुत छोटी दूरी की बात यहाँ पे हो रही है, बहुत छोटे लेवल पे बात हो रही है, ओके। जब छोटे लेवल पे कभी बात होती है तो वो जो पॉइंट होता है तुम्हारा, चार्ज वार्ज जो होता है, वो लगभग एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज पे जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसके लिए हम कौन सा गॉसियन रीजन लेते हैं, स्फेरिकल। स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट क्या होता है, R थीटा फाई होता है। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। तो वैल्यू मैंने सिंपली पुट कर दिया है। R में क्या होगा, R तुम्हारा वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट यहाँ पे रख दिया। उसी तरह से थीटा में तुम्हारा थीटा वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। फिर फाई यहाँ पे है ही नहीं, तो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, बचेगा 1, डेल फाई हो जाएगा। ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/r स्क्वायर का, तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ 1/r क्यूब। और फिर उसके बाद कॉस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। बाहर पहले से ही माइनस लगा है, अगर इस माइनस को अंदर लेके आऊँगा तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएंगे प्लस। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, E बराबर KP कॉस थीटा अपॉन R क्यूब AR कैप प्लस KP साइन थीटा अपॉन R क्यूब R थीटा का A थीटा कैप डायरेक्शन में, और ये KP अपॉन R क्यूब, ये दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया है। बाकी जो वैल्यू है ये वैल्यू है, तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फार्मूले याद रखना, फार्मूले से क्वेश्चन आ जाएंगे तो इतना बड़ा डेरिवेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ओके। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। अब देखो यार, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फील्ड पढ़ चुके हैं। ये जो होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है, इस पर ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि 2 नंबर में आता है, हालांकि ज़्यादा नहीं आता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो होती है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। एक इमेजिनरी लाइन है, हमने इमेजिन कर लिया है कि कोई जो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो उसके वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड बनाएगा। तभी तो अगर कोई दूसरा चार्ज उसके अंदर लेके आओगे
तो पहले बहुत दूर है तो कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर के आसपास लेके आना स्टार्ट करोगे, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो तुम्हें रिपल करेगा। खुद सोचो कि एक नंगा तार है, तुम उसको क्या कर रहे हो, एक नंगा तार यहाँ पे रखा गया, हाई वोल्टेज यहाँ पर है, तुम यहाँ पे खड़े हो और यहाँ तक उसकी क्या है, यहाँ पर इफेक्ट वो दिखा रहा है, यहाँ पे खड़े हो क्या कर लेगा, तुमको चिपका लेगा, तो उसके बाद वहाँ पे नाचोगे तुम, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी होता है, लेकिन इस फील्ड को हमने कभी देखा नहीं है, इसलिए इमेजिनरी लाइन बोल दिए हैं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन, जो क्या बताता है, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी यहाँ पे रहोगे तो उसके स्ट्रेंथ जीरो है, जैसे जैसे पास जाओगे स्ट्रेंथ ज़्यादा आती जाएगी, जैसे ज़्यादा पास जाओगे एकदम चिपके ही रह जाओगे, यहाँ से तो मान लो बचने के भी चांसेस हैं, यहाँ से हो सकता है तुम्हें फेंक भी दे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लाइन की बात हुई। अगला टॉपिक हमारा है एनर्जी डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं या तो डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होता क्या है, तो एनर्जी डेंसिटी बोले या स्टोर एनर्जी बोले, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी कब निकालते हैं, जब हम किसी वैल्यूम में किसी मास या गैस या किसी भी चीज़ को या एनर्जी को पुट कर देंगे तो हमारी डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, डेंसिटी निकालते हैं जो चीज़ इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं, एनर्जी पुट कर रहे हैं, फिर उसके बाद किस में कर रहे हैं, वैल्यूम में, तो हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें हमने कितना एनर्जी स्टोर किया है, वही बात कह रहा है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, अब यहाँ पे क्या है कि एक मटेरियल है जो कि इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब वो फैल सकता है, सिकुड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द फोर्स, उसके उसके चारों तरफ ये क्या है, एक इलास्टिक मेटल है, ठीक है, मेटल कंडक्टर है। अब हम जानते हैं कि अगर कंडक्टर कोई है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, यानी उसके अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं होती है। आगे जब इलेक्ट्रिकल में तुम जाओगे तो पढ़ोगे, एक आता है स्किन इफेक्ट, वही पढ़ोगे कि कैसे स्किन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, यानी इसका मतलब ये कि उसके क्या है, सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है। तो मान लेता हूँ ये किस इस तरह से उसका क्या है, ये वाला, ये पहले सरफेस है, इस वाले को पहले बात कर रहा हूँ, पहले ये वाला था, ये सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, जीरो थी, और इसके चारों तरफ बाहर की तरफ क्या लग रहा है, इन तुम्हारा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, तो बाहर तरफ लग रहा है, माइनस रहता तो अंदर की तरफ लगता। अगर बाहर की तरफ ये जो लाइनें जा रही हैं सरफेस के क्या होंगे, रेडियली होंगी, सरफेस के रेडियली बाहर की तरफ जा रही हैं तो कुछ फोर्स लगा रही होंगी, अगर कोई रेडियली फोर्स लग रहा हो परपेंडिकुलर तो वहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, प्रेशर, जब प्रेशर जनरेट हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो थोड़ा बहुत जब खींचेगा तो ये इलास्टिक है तो थोड़ा बहुत क्या करेगा, फैल जाएगा। अगर वहीं पर क्या होता है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो सिकुड़ जाता, जब फैल गया तो अब यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा मेटल हो गया, और मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, यानी अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो आखिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड गई कहाँ, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसी वैल्यू में कंजर्व हो जाती है, तो उसी वैल्यू को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या कह सकते हैं स्टोर एनर्जी। तो इसी को हमने कैलकुलेट करना है, जो चीज़ें मैंने बताया वही यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा गया है, ठीक है। अगर फार्मूले की बात करूँ तो कभी कभी डब्ल्यू भी लिखा जाता है, यू भी लिखा जाता है, जो तुम्हें लिखना पसंद हो। उसकी वैल्यू होती है 1/2 ऑफ साइलेंट नॉट ई स्क्वायर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का या इंटेंसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ये तुम्हारा वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड करके, ओके। चलो अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे ये फार्मूला आया, क्योंकि डेरिवेशन भी आता है। अब डेरिवेशन में देखो क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी फार्मूला देखा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू चाहिए। और ई हम कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस डेल टाइम्स ऑफ वी होता है। अगर मुझे वी मिल जाए तो मैं ई निकाल लूँगा। अब वी कैसे निकालना है, मुझे पता है वी बराबर क्या होता है, W/Q होता है, तो मुझे W मिल जाए तो मैं वी निकाल सकता हूँ। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा जाने का। तो देखो यहाँ पे क्या है, या तो मैं ई ना निकालूँ तो भी खुद कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में हमें वर्क डन ही चाहिए। वर्क डन ही क्या होता है, जो वर्क हम डन करते हैं वही एनर्जी में कंजर्व होता है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क ही निकाल रहे हैं, ठीक है। ये मैं तुम्हें समझाया हूँ, ये दूसरा पाथ का हो गया, ये भूल जाना, ठीक है, ये नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। तो ये होगा कैसे, मैं समझाने की तुम्हें कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या करता हूँ, समझना ध्यान से।
एक मैंने स्पेस ले लिया है जो कि एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है। अगर कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है। इनिशियली की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बहुत दूर से 3 चार्ज लेके आ रहा हूँ। तुम ज़्यादा भी ले सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे 3 चार्ज लेकर ही चल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 3 चार्ज मुझे लेकर आना है। कहाँ पर, एम्प्टी में लेके आना है इसके अंदर। ये क्या है तुम्हारा एम्प्टी स्पेस, यानी ये क्या है, एक वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम में मैं चार्ज को क्या करूँगा, चार्ज को लेकर आ रहा हूँ। मान लेता हूँ मैं सबसे पहले Q1 चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ। Q1 चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ से P1 पॉइंट पर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, क्योंकि V बराबर हमने पढ़ा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल, या E बराबर हमने पढ़ा है डेल डॉट वी। यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे E क्या है, जीरो है, तो डेल डॉट वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर मैं Q1 चार्ज को इनिशियली लेके आऊँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा गया है, तो जो मुझे वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब मुझे वोल्टेज जीरो मिला तो यहाँ तक इसको लाने में मुझे वर्क कितना करना पड़ा होगा, बताओ ज़रा, वर्क कितना करना पड़ेगा। V बराबर हमने पढ़ा है W अपन Q होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। V कितना, जीरो है, तो W कितना हो जाएगा, जीरो। यानी Q1 को लाने में किया गया वर्क मुझे कितना मिलेगा, जीरो। वजह क्या है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली प्रेजेंट नहीं है। अब दूसरा केस क्या है, मेरे पास 2 चार्ज और बचे हैं। अब इन 2 चार्ज को मुझे पॉइंट P और P2 P3 पर लेकर जाने हैं। अब यहाँ पे पहले ही Q1 आ गया। अब Q1 आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो मेरा पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो यहाँ पर मेरा वर्क अगर Q2 के थोड़ा द्वारा जो होगा वो भी जीरो नहीं होगा। जब मैं Q2 को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो Q2 पर एक वोल्टेज लगेगा कि नहीं, यहाँ से लेकर आऊँगा तो एक वोल्टेज होगा, क्योंकि हमें वर्क निकालना है, W निकालना है। तो W बराबर हम जानते हैं क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। तो W हम कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, Q2, तो मैंने Q2 ले लिया। अब वोल्टेज कौन सा लगेगा, कौन सा फील्ड है यहाँ पे, वोल्टेज कौन लगा रहा है, देखो इस फील्ड के थ्रू वोल्टेज लग रहा है, ठीक है। कौन से Q1 चार्ज के थ्रू वोल्टेज लग रहा है, किस पे लग रहा है, Q2 चार्ज पे लग रहा है। तो मैं लिखूंगा वोल्टेज ऑन Q2 चार्ज, पोटेंशियल ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। तो वही यहाँ पे W2 की वैल्यू लिखी गई है, Q2 इंटू V21। ओके, इसकी वैल्यू है पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ऑन Q2, क्योंकि यहाँ पे Q1 ही प्रेजेंट था। अब यहाँ पे मैंने Q2 भी लेके आ गया, उसके थ्रू मैंने वर्क भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब मैं Q3 को लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे अब क्या प्रेजेंट है, Q1 Q2। अब जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो और ज़्यादा होगी, पहले से जीरो नहीं होगी लेकिन और ज़्यादा होगी। वोल्टेज भी और ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों चार्जों की वजह से अब वोल्टेज लगेगा। जब दोनों चार्जों की वजह से वोल्टेज लगेगा तो वोल्टेज क्या क्या हो सकता है, टोटल वोल्टेज अगर मैं निकालूं दोनों चार्जों की वजह से Q3 पे, तो क्या होगा, मान लो Q3 पर सबसे पहले Q1 के द्वारा लग रहा है, तो V Q3 पे किसके द्वारा लग रहा है, Q1 के द्वारा, प्लस Q2 का भी तो Q3 पे लग रहा है, तो V Q3 पे वोल्टेज लग रहा है Q2 के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हो जाएगा V इजकल टू हमारा चार्ज कितना है, अगर W निकालना हो तो हम क्या जानते हैं, Q इंटू वी जानते हैं। चार्ज कितना है, Q3 है, तो W 3 हो जाएगा, Q3। V कितना है, V31 प्लस V32, वही वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। ओके, इतनी चीज़ें मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क डन निकालूंगा। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, तीनों चार्जों को लाने में किया गया कार्य, वही वर्क डन हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब दूसरी तरह सोचूंगा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, Q3 को पहले लेके जाऊँगा, फिर Q2 को, फिर Q1 को। अगर पहले Q3 को लेके जाऊँगा तो कोई चार्ज ना होने की वजह से W3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले Q3 को लेके गया तो क्या हो जाएगा, Q3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये W1 की वैल्यू है, W2 की, W3 की, तो यहाँ पे W3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मैं Q2 को लेके जा रहा हूँ, तो Q2 यहाँ पहले से Q3 है, तो Q2 चार्ज तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ वोल्टेज आएगा किस पे, Q2 पे वोल्टेज आएगा, किसके थ्रू आएगा, Q3 के द्वारा आएगा, तो वोल्टेज यहाँ पे लिखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 चार्ज आ गए, Q2 Q3। अब Q1 को लेके आऊँगा तो Q1 तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ इस पर जो वोल्टेज लगेगा वो कितना लगेगा, इन दोनों के थ्रू लगेगा। तो पहले मान लेता हूँ क्या, Q1 पे लग रहा है किसके थ्रू, 2 के थ्रू। फिर उसी तरह से Q1 पे लग रहा है किसके थ्रू, Q3 के थ्रू। ये किसका है, Q1 की वैल्यू है, ठीक है, Q1 पे लग रहा है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया।
अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 करूँगा। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। जब ऐड कर दूँगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ W हो जाएगा। यहाँ देखो ये Q1 0 था, ये Q1 की वैल्यू थी, तो यहाँ पे Q1 लिख दूँगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये Q1 पे वैल्यू दोनों पे Q1 दोनों वोल्टेज Q1 पे ही काम कर रहे हैं, तो इसको क्या मैं V1 मान सकता हूँ दोनों को टोटल, तो यहाँ पे मैंने Q1 V1 लिख दिया। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद Q2 दोनों में देखूंगा तो दोनों में Q2 है, तो Q2 V21 प्लस Q2 V23 करूंगा, तो यहाँ पे Q2 दोनों में कॉमन है तो दोनों कॉमन ले लिया, V21 प्लस V23 हो जाएगा। अब वोल्टेज किस पे लग रहा है, केवल Q2 पे लग रहा है, तो इसको जनरली मैं V2 लिख दूंगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है। अब Q3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 0 है, 0 का प्लस इसमें करूँगा तो उतनी ही वैल्यू आएगी जो यहाँ है। यहाँ पे वोल्टेज 3 पर चार्ज 3 पे लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जनरली V3। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख दिया है। तो W बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3। अगर n पॉइंट चार्ज हो जाएंगे तो क्या करते जाऊँगा, जनरली यहीं पे जोड़ता जाऊँगा, Q4 V4 प्लस Q5 V5, ठीक है, इस तरह से और जोड़ते जाऊँगा। तो इसको जनरलाइज करने के लिए समेशन लगाया गया है, यानी W बराबर 1/2 समेशन K इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, जितनी वैल्यू तुम दोगे उतनी हो जाएगी। अगर Q1 की वैल्यू दोगे 1 दोगे तो Q1 हो जाएगा, और उसी तरह से V1 हो जाएगा, 2 दोगे तो Q1 V2 हो जाएगा, ठीक है, Q2 V2 हो जाएगा। तो इस तरह से जनरल फार्मूला है। तो ये डेरिवेशन तुम याद रखोगे, क्योंकि डेरिवेशन पूछ लेता है, थोड़ा लंबा है मुझे पता है। अभी तक हम जो देख रहे थे वो हम पॉइंट चार्ज के लिए देख रहे थे, यानी पहले Q1 को लाया, Q2 को, Q3 के लिए। लेकिन जब तुम देखोगे जो एनर्जी स्टोर होगी वो वैल्यूम में, वो क्या पॉइंट चार्ज की वजह से हो रही है, उसमें पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, यानी एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जनरेट हो रही है वो क्या कंटिन्यूस नहीं लग रही है, एक यूनिफॉर्म लग रही है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी इक्वेशन निकाला है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे। तो जब भी हम Q की बात करते हैं और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम लीनियर की बात करते हैं रोयल, तो रोयल लेते हैं। फिर अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो रोयस लेते हैं, वैल्यूम के लिए हम रो भी लेते हैं। यानी अभी हमने पढ़ा है रोयल बराबर क्या होता है, DQ अपॉन DL। अगर मैं DQ निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, रो L इंटू DL, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, रोयल DL। उसी तरह से रोयस VS का भी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो Q की जगह केवल और केवल मैंने इन सब वैल्यू को पुट कर दिया है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ बहुत पहले ही। फिर उसके बाद हमने पढ़ा है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमें क्या कौन सा चाहिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर चाहिए, ठीक है, इस टर्म में चाहिए। तो हमें तो रो तो चाहिए ही नहीं चाहिए, V भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, हम सबको हटाना चाह रहे हैं। अभी हम गॉस लॉ पढ़ के आ रहे हैं। गॉस लॉ क्या कहता है, डेल डॉट D इक्वल टू रो V। अच्छा, हम गॉस लॉ क्यों यूज कर रहे हैं, हम और चीज़ क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे D आ रहा है। अब D क्या करेगा, D तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे देगा और E की वैल्यू दे देगा, दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी जो कि चाहिए। अच्छा, अब इसका काम क्या होगा, इसका काम देखो क्या होगा, अगर मैं इसकी जगह पे रख दूँ डेल D, ये हो जाएगा डॉट V, ठीक है, ये तुम्हारा V क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अब हम देखो क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। इतना समझ में आना, ये चीज़ें रख दिए हैं। अब जो हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा फार्मूला लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे। ये दोनों अच्छा क्यों नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर हैं और ये क्या है, सरफेस है, और लीनियर पाथ में, लाइन में और सरफेस में कभी भी तुम एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। उसको रखोगे कैसे यार, उड़ जाएगा, तो उसको वैल्यू में ही रखोगे ना। तो ये वाला आगे लेके चलेंगे। तो आगे मैं बात करता हूँ कि डेल डॉट D इंटू V की कहानी क्या होगी आगे, ठीक है। तो एक फार्मूला देखो होता है, क्या होता है कि अगर मैं डेल लूँ, D एक कोई तुम्हारा वेक्टर है और एक स्केलर है, मैं V ले लेता हूँ, तो ये जो है ये तुम्हारा डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन करे क्या करता है, अगर दो कोई मल्टीप्लाई में है तो पहले क्या करेगा, एक के साथ डिफरेंशिएशन करेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तुम्हारा डेल, मान लेता हूँ इसके साथ किया, एक मिनट, मान लेता हूँ पहले इसके साथ क्या कर रहा है, ये डिफरेंशिएट इसको कर रहा है, तो V को क्या कर देगा, कांस्टेंट कर देगा, छोड़ देगा, तो V डॉट ये आ जाएगी वैल्यू।
फिर प्लस क्या करेगा, इसको कांस्टेंट मानेगा, फिर v का डिफरेंशिएशन करेगा, यही करेगा कि नहीं करेगा। तो इस वैल्यू को जब हम देखेंगे और अपने फार्मूला में हम देखते हैं तो हमारे फार्मूला में क्या है, ये डेल डॉट डी इंटू वी है। डेल डॉट डी इंटू वी को मैं v इंटू डेल डॉट डी भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि v एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो। तो ये वाली क्वांटिटी देखो इन दोनों में कहीं मैच कर रही, तो ये वाली मैच कर रही कि नहीं कर रही। तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। ये वैल्यू जब निकालोगे v डेल डॉट डी बराबर किसके आ जाएगी, डेल कुछ इसके, ठीक है, ये माइनस डी डेल डॉट वी की वैल्यू के बराबर आ जाएगी। तो इसकी जगह पे मैं ये टोटल वैल्यू रख सकता हूँ। तो उसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, रख दिया है। बस पूरे का मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कैसे मैंने किया है। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा, इसको मैं सरफेस में चेंज करूँगा। ओके, यहाँ पे जब डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई सरफेस है, एक मिनट देना मुझे, अगर कोई सरफेस इंटीग्रल है, मान लेता हूँ कि डी वी दो है, सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, इसको मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना है, तो मैं इनका क्या ले लूँगा, डाइवर्जेंस ले लूँगा। तो मैंने दोनों का डाइवर्जेंस ले लिया, मुझे क्या मिल गया, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से मुझे फिर सरफेस में जाना होगा तो एंटी डाइवर्जेंस लगा दूंगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया तो इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसकी जगह पे मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाली डी वी मिल जाएगा। तो डी वी मैंने लिख दिया और डी वी की जगह डी एस मिल जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू मैंने रख दिया, बाकी उसको मैंने वैसे ही रखा, जो वैल्यू थी वही वैल्यू मैंने रखी। अब इसकी वैल्यू देखो जीरो हो जाएगी। अब जीरो कैसे होगी, इसकी नहीं, हाँ इसी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो कैसे होगी, क्योंकि डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई। तो ई की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ तो डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के। उसी तरह से मैं वी की बात करूँ तो वी बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। वी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। अगर मैं डी इंटू वी की बात करूँ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, आर क्यूब के। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आर को बहुत ज़्यादा ले लिया है। आर अगर बहुत ज़्यादा होगा, डिस्टेंस हाई होगा, तो आर क्यूब और ज़्यादा होगा। अगर आर क्यूब और ज़्यादा होगा तो 1/r क्यूब क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। 1/r क्यूब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी बहुत कम, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा, तो आर क्यूब लगभग इन्फिनिटी के आसपास होगा, बहुत ज़्यादा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो के आसपास आ जाएगा। तो इस वजह से ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद ये वैल्यू बची, उसको सिंपली मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डी की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, डी हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ई मुझे मिलेगा, तो मैंने एप्सिलॉन नॉट ई ले लिया है। ठीक है, डी की जगह सॉरी अभी मैंने उसको चेंज नहीं किया है, उससे पहले मैंने चेंज किया है डेल डॉट वी को। डेल डॉट वी अभी हमने पढ़ के आया है, माइनस डेल डॉट वी किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो अगर मुझे डेल डॉट वी की वैल्यू निकालना हो तो माइनस ई टाइम्स आएगा। तो इस वैल्यू को मैंने उठा के यहाँ अगर रखा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मुझे वैल्यू मिल गई 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट ई डी वी के बराबर मिल गई। अब यहाँ पे मैं डी की वैल्यू चेंज कर दूंगा, जो कि होगा एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर। अब यहाँ पे दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, स्केलर वैल्यू मिलती है, जो कि यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होगा डब्ल्यू बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है। ओके, अब आगे चलते हैं। डेरिवेशन अच्छे से समझ लेना, कैसे कैसे मैंने बताया सुन लेना, ठीक है, दोबारा नहीं बता रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन था कि डिराइव करो। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, लगभग आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस पर अच्छे से करके जाना। अब नहीं आएगा तो तुम्हारी किस्मत है यार, अब उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, एक ट्यूब पे भरोसा तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया। अब मुझे क्या करना है, अब दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि इन इफ v इक्वल टू, मुझे v की वैल्यू दी गई है, मुझे एनालिसिस करनी है e की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे क्या करनी है, एनालिसिस करनी है। कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यानी सीधा सीधा कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हें निकालना है इस पॉइंट पे। तो ये निकालना तो मैं बता ही चुका हूँ यार, ये बराबर होता है डेल डॉट डी। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड में है
तो मैं सबको एक्स वाई जेड में ले लिया हूँ। तो एक्स के साथ इंटीग्रेशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी, वाई का करोगे तो ये आएगी, जेड के साथ करोगे तो ये आएगी। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये तुम आप पढ़ ही चुके होगे, सेकेंड ईयर में आ गए। ओके, तो ये तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। ये पॉइंट मुझे दिया गया है तो मैंने पॉइंट रख दिया, तो मुझे ये आंसर मिल गया माइनस टाइम्स ऑफ 22 ए एक्स का प्लस 6 ए वाई का प्लस 2 ए जेड का वोल्ट पर मीटर। ई की वैल्यू बहुत ईजी थी, हमने निकाल लिया। अगर तुमने इतना ही निकाल लिया, मतलब बहुत छोटा छोटा है, बस ये वाला बड़ा है, ये वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ओके, कई जगह ये वाला बहुत छोटा हम करवा देते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता उसमें हो क्या रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ कह रहा है कि तुम क्या करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर एनर्जी भी फाइंड आउट करो, किसमें, एक क्यूब में, जो कि एक सेंटर के ओरिजिन पे, जो कि 4 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब है, उसका साइड जो है 4 सेंटीमीटर का, यानी सब के सब साइड कितने हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। और इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे रखा गया है, ओरिजिन पे, एक्स वाई जेड होगा, ओरिजिन पे रखा गया है। अगर ओरिजिन पे रखा गया है तो मैं केवल एक्स इमेजिन करूँ तो एक्स का, इसका आधा पार्ट एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव में गया होगा, आधा पार्ट वाई डायरेक्शन में गया होगा। यानी एक्स की बात करूँ, अगर इसकी पूरी लेंथ 4 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 गई होगी और नेगेटिव डायरेक्शन में -2। उसी तरह से वाई में भी नेगेटिव में -2 गई होगी, पॉजिटिव में 2 गई होगी, क्योंकि टोटल लेंथ 4 होनी चाहिए। उसी तरह से जेड में गया होगा -2 टू 2। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे इनकी रेंज कितना ले लिया हूँ, -2 टू 2। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इसलिए रेंज की जरूरत पड़ी थी, इसलिए वो हमें इस तरह से इनडायरेक्ट करके दिया है। अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, यू बराबर हमने पढ़ा 1/, एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। ई क्या है तुम्हारा, ई तुम्हारा मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मैंने ई कैलकुलेट कर लिया है। ये वाला वैल्यू मत रख देना, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया था। ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि ये एनर्जी जो कैलकुलेट करो इस पॉइंट पे करो, ठीक है। ये एनर्जी कह रहा है कि कहीं भी कैलकुलेट करो, वो दिया है तुम्हें, रीजन दे दिया है, -2 टू 2 पे कैलकुलेट करना है। तो ये वाली वैल्यू मत रखना, ये वाली वैल्यू हमें निकालना है। तो ई हमें निकालना होगा। अगर मुझे ई चाहिए तो मैं इसका मॉड ले लूँगा। अब मॉड कैसे ले लूँगा, मॉड हो जाएगा मुझे √ऑफ इसका स्क्वायर, ये वाली, सॉरी यहाँ पे तो वैल्यू पुट किया हूँ, ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर, ये वाली स्क्वायर करोगे, ये लिख दिया हूँ, फिर इसका स्क्वायर, ये वाले करोगे प्लस के साथ, फिर इसका स्क्वायर प्लस के साथ। अब मुझे ई स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, तो ये करेक्ट कर लेना। ओके, पीडीएफ मिलेगी तो उसमें शायद चेंज ना हो, लेकिन यहाँ पे तुम करेक्ट कर लेना, ई स्क्वायर होगा। तो ई स्क्वायर करोगे तो ये तो हट जाएगा, बाकी इसका केवल स्क्वायर खोलना है। यहाँ पे स्क्वायर करते जाओगे तो तुम्हें फाइनली ये वैल्यू मिल जाएगी। और मैं यहाँ पे उम्मीद करूँगा कि ये तुम पूरे एक्सपेंड करोगे। ओके, फिर वहाँ पे क्या करोगे, इनको इंटीग्रेशन में रखोगे। यहाँ पे ई स्क्वायर की वैल्यू इंटीग्रेशन में रखोगे, डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू तो पुट करनी ही है। तो एक्स वाली जितने भी टर्म होंगे एक साथ लेके डी एक्स के साथ करोगे, उसी तरह से वाई वाली डी वाई के साथ, उसी तरह से जेड वाली डी जेड के साथ। जब इंटीग्रेशन करोगे उनकी वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा इतनी वैल्यू। बाद में सारी वैल्यू पुट करके रखोगे तो 565 एप्सिलॉन नॉट जूल वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, जो कि तुम्हारी क्या होगी, स्टोर एनर्जी होगी। चाहे एनर्जी बोले, स्टोर एनर्जी बोले, एनर्जी डेंसिटी बोले, यही फार्मूला यूज करना है तुम्हें। एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 और Q4 पोजीशन किए गए हैं, ठीक है। उनका पोजीशन दे दिया है 0,00, 1,0,0, 0,0,-0,1 एंड 0,0,1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Q1 यहाँ पे रखा गया है, Q2 यहाँ पे, Q3 और Q4 यहाँ पे। हमें करना क्या है, कैलकुलेट करना है एनर्जी। अब एनर्जी वही स्टोर एनर्जी कैलकुलेट करना इन सिस्टम ईच चार्ज पोजीशन, हर एक पोजीशन चार्ज के थ्रू एनर्जी कैलकुलेट करना। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो हमने क्या किया है, फार्मूला लगा के निकाल लिया था। क्यों, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमें किस में एनर्जी स्टोर करनी है, ठीक है, और एनर्जी कितनी स्टोर करनी है, वो सारी चीज़ें दिया था। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ पिछले वाले, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या दिया था, वोल्टेज दे दिया था। जब मुझे वोल्टेज दे दिया है तो वहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता, उसके थ्रू मैं एनर्जी निकाल लेता। लेकिन अगर मुझे ये दिया ही ना हो तब क्या करूँ, मुझे केवल चार्ज दिया है, तो चार्ज दिया है तो उसमें भी कौन सी बड़ी डील हो गई यार। अभी तो हमने उसका डेरिवेशन किया है कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, तो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले Q1 की बात करते हैं। ओके,
अगर मैं Q1 की बात करूँगा तो सब मान लेता हूँ कि एक एम्प्टी स्पेस होगा, यानी वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले मैंने Q1 को लाया तो W1 0 हो जाएगा। फिर Q2 को लेके आऊँगा तो यहाँ पे Q1 के थ्रू इस पे वोल्टेज लगेगा V21 Q2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। उसी तरह से Q3 हो जाएगा, उसी तरह से Q4 हो जाएगा। Q4 में 3 वोल्टेजेस लगेंगे, ये हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये W1 W2 W3 और W4 को ऐड कर देना, मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अब जब टोटल एनर्जी मिल जाएगी तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से अब मुझे ये सब कैलकुलेट करना है। तो V2 मुझे कैलकुलेट करना है, V21 क्या हो जाएगा, Q1, क्योंकि ये Q1 के थ्रू ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ठीक है। अपन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21। R21 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैं 2 पे जा रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रहा हूँ, यानी Q2 को Q1 के पास लेके जा रहा हूँ। तो मैंने बोला था जहाँ जाओगे उसका माइनस जहाँ से आओगे वो वैल्यू तुम्हें रखनी है। जहाँ जाओगे यानी 1 पे जा रहे हो तो कहाँ से जा रहे हो, 2 से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो 1 पे, तो जो बाद में लिखी जाती है पहले उसका माइनस जो पहले लिखी जाती है, ये वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन करके बताना यार कितना ईजी हो गया तुम्हारे लिए, और हाँ बताना कि वीडियो कैसी लगी, कमेंट वमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेशन करोगे, जो इतना थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही यार, इसके बाद का जो पार्ट आएगा तो पार्ट 3 में बाकी सारे बचे हुए पार्ट को हम कवर कर देंगे, और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में अपलोड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंड अप कर रहा हूँ। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि मुझे क्या इम्प्रोवाइज़ करना है इसमें, ओके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताना अगर अच्छा लग रहा हो तो। यहाँ पे मैं वीडियो को रोकता हूँ।